आज उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बैठे हैं। हमारे दाहिने उत्तर वाहिनी गंगा है और हम पहाड़ पे हैं और पीछे हरे-भरे खेत हैं। और हमारे साथ आज 2020 के बैच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर चयनित सौरभ कुमार सेन जी हैं, जो कि बिहार के भागलपुर के कहलगाँव तहसील से बिलॉन्ग करते हैं। ऐसे पदों पर चयनित व्यक्ति की सफलता के चर्चे आम हो जाते हैं, पर आज हमारे क्षेत्र में इनके सफलता से ज़्यादा इनके संघर्ष के चर्चे हो रहे हैं। तो आइए इनकी कहानी जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। तो सौरभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? ऑब्वियसली अच्छा ही कर रहे होंगे, पर सबसे शानदार बात है जो रिज़ल्ट आने के बाद एक कैंडिडेट तो ठीक ही रहता है, रिज़ल्ट आने के बाद जो उसके अपनों में खुशी होती है वो बहुत शानदार होती है। जब आप पहली बार अपनी माँ को खुशी के आँसू रोते देखेंगे, तो इट्स इम्पैक्ट्स अ लॉट आई थिंक, और वो बहुत ज़्यादा वर्थ करता है। जिस दिन वो रोएँगी खुशी, हाँ, मारे हमको लगता है आपको ऐसा अनुभव होगा कि इतनी मेहनत, क्या इसकी जगह 100 इससे 100 गुनी मेहनत भी की जा सकती थी जी, सिर्फ़ जी, जी। इस एक घटना के लिए। तो मुझे सबसे अच्छा, और दूसरी बात है जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ, उस इलाके में मेरे प्रति जो लोगों ने प्यार दिखाया है और सच्चा स्नेह दिखाया है, जो सराहा है, उसे देख कर के ऐसा लगता है कि भई कुछ भी बना जा सकता है मेहनत करके इनके लिए। जो लोगों ने प्यार देके सराहा है, मतलब बनना तो कुछ एक तरफ होता है, बनते आप अपने लिए हैं, पर लोगों की सराहना मिलना बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत दिल को तसल्ली देती है, बस यही है। इसकी तैयारी जो आपने की, इसके लिए कोई विशेष कोचिंग क्लासेस या कहीं से किन्हीं का कोई मार्गदर्शन, इसके बारे में कुछ बताएँ? जैसे कि अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी के पीछे बैकग्राउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन दैट एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और 12th तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। बिहार के सरकारी स्कूल मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। और 2013 में मैंने 12 पास किया है, तो आप जानते ही हैं। तो मेरे लिए अंग्रेजी में सबसे बड़ी जो समझने लायक चीज़ थी, दिस इज़ अ बॉय दैट इज़ अ गर्ल, ये बहुत बड़ा तथ्य था समझने लायक। उस अवस्था से लेकर के इस अवस्था तक आना कि द हिंदू का या द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल समझ पाना, किसी न्यूज़ आर्टिकल को अच्छे से समझ पाना, ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस थी, लॉन्ग ड्यूरेशन थी। काफ़ी तो मेहनत। हाँ, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मेरे बैकग्राउंड में देखा जाए तो सच में ऐसे ऑड्स थे, बट हाँ, अगर आप परसिस्टेंट रहे तो यू विल पास द ऑड्स ऑब्वियसली। तो वो ही चीज़ मेरे साथ भी हुई, ठीक है। जैसा कि आपके हाँ, ये हमारे मित्र हैं तो इनके बारे में मैं जानता हूँ, काफ़ी संघर्षमयी है। ट्यूशन पढ़ा के घर को चलाया इन्होंने, उसके बाद जो है कि खुद की खुद के तैयारी के लिए समय निकालना। तो कैसे मैनेज कैसे किया आपने इस इतना व्यस्त शेड्यूल में? ट्यूशन पढ़ाइए, घर का खर्चा है आपके पास, उसके बाद अपना पढ़ाई के लिए समय निकालना, इतना कठिन परीक्षा है, ये सब चीज़ को कैसे फेस किए? देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो 2014 से मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, और ट्यूशन इसलिए पढ़ानी शुरू की तो क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी कि अगर नहीं पढ़ाता तो दिक्कत होती। तो उसके लिए वो एक सामान्य सी बात है मेरे ख्याल से। जिन इलाकों में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बहुत छोटी सी घटना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2022 तक लगातार पढ़ा रहा हूँ। हाँ, इस दौरान सबसे बुरी स्थिति ये आती थी कि आपको, मैं पिछले 8 सालों या 6 सालों, 8 या 6 क्या कहूँ, 8 ही साल कहूँगा। पिछले 8 सालों में रात में 11 बजे सोना और 4 बजे उठना, ये साल भर में 300 दिनों का एक शेड्यूल होता था, या कह दूँ 303 340 दिनों का शेड्यूल होता था। इसमें 20 दिन बीमारी के रख लिए जाएँ तो अलग बात है। बीमारी को छोड़ करके, सफ़र को छोड़ करके, अदरवाइज़ मुझे लगभग हर दिन इसी शेड्यूल को फ़ॉलो करना पड़ता था। रात में 11 बजे तक सोना, सुबह 4 बजे उठ जाना, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, डज़न्ट मैटर एट ऑल। और ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता था, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता था। और उस दौरान इस चीज़ से निकलने का मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। ये बहुत घुटन देती थी, क्योंकि आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, और सपोर्ट नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप नहीं कमाइएगा तो फिर आप भूखे मरिएगा। देयर इज़ नथिंग एल्स, ठीक है? सीधा कॉन्सिक्वेंस है उसका सीधा कॉन्सिक्वेंस आपके पेट से मिलने वाला है।
वो कोई आपके डिजायर फुलफिल करने का तरीका नहीं है, वो आपकी स्टेटस मेंटेन करने का तरीका नहीं है, वो आपके पेट को मेंटेन करने का तरीका था। तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सख्त था वो। तो उसको मैनेज करना पड़ता था, वो मजबूरी होती थी उतने देर पढ़ाना। उसके बाद सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करना, ये थोड़ा कठिन हो जाता था। पर मैंने ये पाया कि कठिन तब तक था जब तक ये समझा जाता था कि करना है, या जब आप ये मान लेते हो कि नहीं करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, तो उसके बाद एडजस्टमेंट होती है। उसके बाद ये सोचना ही पड़ता क्या कठिन है क्या आसान है, बस करना है। एडजस्टमेंट होती है, तो वो एडजस्टमेंट होती गई, जहां चाह वहां राह। वो लाइन मुझे समझ में नहीं आती थी 2015 से पहले, 2016 से पहले, क्योंकि 2016 के बाद मैंने सीरियसली तैयारी करना शुरू किया। तो ठीक है, उस दौरान तो मैं कमाने में ही लगा हुआ था, मुझे लगता था यही सही है। तो उसके बाद जहाँ चाह अपने आप रास्ते खुलते चले गए। हालांकि इसमें ठोकरें बहुत सारी लगती हैं, जब भी आप अपने रास्ते बनाओगे ठोकर आपको लगनी स्वाभाविक है, असफलताएं बहुत ज्यादा आती है। यानी कि एक अदम्य साहस के साथ संघर्ष आपकी कहानी के अनुसार। तो इसमें आपका जो दैनिक दिनचर्या, जो इतनी कठिन दिनचर्या थी, इसमें आपका होगा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके अंदर से जो आपका आपका हेल्प किया, इमोशनली आपको सपोर्ट जो मिला, वो कौन सा ऐसा चीज था? अब मैं आपको ये कहूँगा, अदम में साहस जैसा कुछ नहीं था। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये साहस सब में है, आप में भी है, मेरे में भी है। जब मौका आता है तो आमतौर पर दिखता नहीं है। नहीं 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 है, ये बहुतों में मैंने देखा है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है। बहुत क्लोजली देखा है, पर हाँ ये है कि उनका फोकस डाइवर्टेड है। हाँ ये कह सकता हूँ। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि उस दौरान मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो मुझे इस पे लगातार लगाए चलायमान रखती थी, जी। वो लगती थी कि मुझे एक बात से बहुत डर लगता है कि मैं गरीब हूँ। जिस दिन मेरे माँ बाप बीमार होंगे, ये मुझे अभी भी हर्ट चिलिंग लगता है। जिस दिन मेरे माँ बाप बीमार होंगे, मैंने कईयों के देखे थे, माँ बाप बीमार हो जाने के बाद बहुत बहुत बुरी स्थिति हो जाती थी। दैट वाज द फार वर्स्ट थिंग, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे घर से कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए चला गया कि मैं हेल्पलेस था उस टाइम में, मैं उसे चीखते देख रहा था, में तड़पते देख रहा। मैं सही बताता हूँ, ये आपको एस्पेक्ट बहुत छोटा लगेगा, पर ये एस्पेक्ट मैंने बहुत करीब से किसी को देखा है, तो मैं जान रहा हूँ बहुत खराब इम्पैक्ट है भाई। हेल्थ बहुत बहुत बड़ा इश्यू होती है। और दूसरी, दिन प्रतिदिन जो आपके माँ बाप कमजोर होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, फिर भी काम करते रहते हैं, आपको लेकर चिंतित रहते हैं, पार्शियली डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत बहुत। मुझे नहीं लगता मोटिवेशन वगैरह कुछ है। मुझे लगता है यही चीज आप अगर देख लो, ढंग से देख लो, कभी ढंग से उनकी पे जो बीत रहा है वो आप थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर ले लो, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर देगी। नहीं एसएससी सीजीएल, नहीं यूपीएससी, नहीं और कुछ, पर कुछ ना कुछ करने के लिए आपको जरूर मजबूर करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज थी, ठीक है, तुलसीदास जी ने कहा है कि नर्क मिल जाए पर कुसंगति ना मिले। मेरे लाइफ में सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरे जीवन में मैंने कुसंगति से बहुत परहेज किया, कुरेद किया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं अपने आसपास में उन वैसे व्यक्तियों के साथ जिनके विचार उस तरह के नहीं है, उनके साथ रहूंगा तो दिक्कत आएगी आएगी। तो मैंने हमेशा कोशिश की है अपने जीवन में बहुत आदर्शवादी लोगों के बारे में पढ़ने के। हाँ उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, कई लोगों की जीवनियों ने, कई कई टिप्पणियों ने, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल है हम जीतेंगे, और ऐसे ऐसे कई लोगों की जीवनी जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन वीडियो देख के। वैसे भी आप आम तौर पर मोटिवेशन देखते हैं तो 2 घंटे में, 1 हफ्ते में खुमारी उतर जाती है। आपके आसपास ऐसा माहौल बना हुआ है, अपने परिवार में देखिए, और उस चीज़ से प्रेरणा लेने के बाद जो अंदर से दिल में चिंगारी लगती है, वो चीज़ अलग होती है। कहने का मतलब ये तो आपको अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत सारा मदद मिला। खैर, इस दौरान होता है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है आदमी का, कि ये चीज़ जो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या दिया, आघात पहुँचाया, आपके तैयारी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो वो वैसा वाक़या कोई, या कुछ वैसा वैसी कोई चीज़ें थी जो आपको डिस्टर्ब करती थी इस दौरान? देखिए मैं एक बात कहूँगा, मेरे जैसे लड़कों के लिए मैं एक बात कहूँगा, मैं जानता हूँ लड़कों के साथ ये समस्याएं होती होंगी, पक्का होती होंगी, क्योंकि मेरे साथ भी और वो उनको परेशानी होती है। ये होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए। भाई मैं किसी के लिए भी कहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो लोग परिवार सभी आपके प्रति डाउटफुल तरीके से देखेंगे। आपकी जो भी हैसियत है, शायद कई बार वो मजाक का ही पात्र बन जाए, ठीक है, पर भाई स्टेबल रखना अपने माइंड को। ये सब फालतू चीजें हैं, कोई मैटर नहीं करती। तुम एक दिन जो भी करोगे वो हंगामा मचाएगा, ये बात विश्वास रखना अपने अंदर, ठीक है, बहुत शानदार होगा वो।
उसके बाद सब भूल जाएंगे किसने क्या कहा था। कई बार इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे कोई कुछ बोल देता था, तो वो शायद इतना बुरा इम्पैक्ट कर जाता था मेरे माइंड पे कि मैं 5-5 दिन तक पढ़ नहीं पाता था, और मुझे लगता था वो बड़ा वेस्टेज। अब मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा वेस्टेज था। अगर मैं मैच्योर होता तो मैं 5 दिन बर्बाद ना करता। हाँ, हालांकि शायद वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो सकता है, टूटने या फिर बनना ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो सकता है, ये शायद और अच्छा हो सकता है और बेहतरीन हो सकता है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को हमेशा बनाए रखें, वो बहुत आपको साथ देगी। अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखिए, और आत्मविश्वास आपका अंगद के पैर की तरह दृढ़ होना चाहिए कि कोई हिला नहीं सकता है, मैं बन के रहूंगा, एकदम क्लियर होना चाहिए। आप चाहे जो बनना चाहे, वॉटेवर, पर आपका डेडिकेशन एकदम फिक्स होना चाहिए। मैं पक्का मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई कि अगर मैं यहाँ हो सकता हूँ तो कोई भी यहाँ हो सकता है, कोई भी, मतलब पक्का हो सकता है। गुरु, इमोशनल स्टेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आजकल के युवाओं को जो इमोशनली सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है, आप समझ सकते हैं कहाँ से बचना है आपको इमोशनली, और इन सब चक्करों से बचिए। खैर, इनके प्रक्षेप में ये चीज़ दूसरा है। तो इस तैयारी के दौरान जो भी आपका संघर्ष भरा ये दौर रहा, उस दौरान आपका कोई सहयोग करने में आपके परिवार में या और कोई जो सबसे ज़्यादा हेल्प मिला आपको? मैं इसका उत्तर एक शब्द में दूं कि शब्दों में नहीं दूं? नहीं, विस्तार से। मैं पहले एक शब्द में देता हूँ। हाँ। इसका उत्तर है अपमान। भाई, याद रखना, तुम्हारा जितना अपमान होगा ये प्रभु का दिया प्रसाद है, चुपचाप खाओ। ये नीम की दी गई गोली है, चुपचाप पियो, और इसके प्रति एग्रेशन मत रखना। ये कभी मत सोचना कि इसका मैं बदला लूंगा, तू मेरा इंतकाम देखेगी, ये तुम्हें बर्बाद कर डालेगा। इसे बस याद रखो, तुम नीचे थे इसलिए तुम पे किसी ने थूक दिया, इतने ऊंचे बन जाओ कि तुम पे अगर कोई थूके तो उसकी थूक खुद ब खुद मुंह पे लग जाए। मैं हालांकि इस बात को बोलने के लिए सही व्यक्ति खुद को नहीं मानता, मैं नहीं जान, मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं पाया है, बहुत छोटा है मेरे पास, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने अपमानों को याद रख सकते हैं तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। वो इंसान कुछ भी कर सकता है जो अपने अपमानों को याद रखता है। आप उन व्यक्तियों को कभी मत याद रखिएगा जिन्होंने आपका अपमान किया, भूल जाइए उन्हें, माफ कर दीजिए। वो सिचुएशन थी और प्रभु आपको कहीं ऊंचा करना चाहते थे, तभी उन्होंने आपका अपमान करवाया। पर हाँ, अपमानों को याद रखिएगा, क्योंकि प्रभु का दिया वो संदेश है। वो हमेशा अपने अपमानों को संजो कर रखिए। मेरे पास अभी भी एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें एक बार मेरे स्टूडेंट ने बड़े तुनक मिजाज से मुझे पूछा था, अभी भी ट्यूशन पढ़ाते हैं क्या सर? तो मैंने वो 5 साल पहले, आज से पहले स्क्रीनशॉट ली थी और आज तक वो मेरे पास सेव है, मैं उसे अक्सर देखा करता था। तो अपमान बहुत अच्छी चीज है। गुरु, अगर आप अपमान के प्रक्षेप में कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधा बदला है। तो बदले की भावना से भी आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके उदाहरण सामने बैठे हुए हैं। मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूंगा, नहीं, बदले से कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुमको खुद को चिता की तरह जलाना है तो बदला लेने की तरफ सोचो, ये आपको चिता की तरह जला देगी। आप बस इस बात बस दिशा हमारा सही होना चाहिए। दिशा सही रखना, मतलब मोटिव हमेशा सही होना चाहिए। आप बहुत ऊंचे पहुंचेगा। आप अपने अपमान को लेकर बहुत ऊंचे, अपमान को हमेशा, अपमान देखिए ये जो नहीं कि हमेशा एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। पैसिव इन द सेंस जैसे कि आप जा रहे हो, आपको वो हे दृष्टि से देख रहा है, आपके बारे में मतलब हे नजर रखता है, आप समझ जाते हो कि यार बड़ा छोटा समझते हैं। तो वो भी एक तरह का आपका अपमान है जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो उसको बस ध्यान रखिए, उसको बस ध्यान रखिए, और बस बड़े बनने की कोशिश कीजिए। हाँ, किसी के प्रति घृणा मत लाइए, और बस अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये चीज आपको कांस्टेंट मोटिव करेगी, और मोटिवेशन एक इंजेक्शन की तरह है जो थोड़ी देर में उतर जाएगी। अगर आप इसको आदत बना लेते हैं तो ये शानदार परिणाम देगी। एक क्वेश्चन और जो हमारे आमतौर पर आजकल युवाओं के अंदर रहता है कि कोई सा भी नौकरी ले लें, आपने इसको ही क्यों चूज किया कि हम सीजीएल में ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बने? क्योंकि जैसा आपका स्थिति था, उस स्थिति में रहते हुए युवा चाहता है, कोई भी हो, आमतौर पर हम ही चाहेंगे कि कोई एक छोटा मोटा नौकरी हो जाए और हम सेटल्ड हो जाएं कहीं पे। आपने इतनी लंबी तैयारी करी इस चीज के लिए, तो इसी को क्यों चूज किया? इसका कोई विशेष कारण? मैं आपको इसका बड़ा शानदार उत्तर दे सकूं। आपने मतलब बहुत अच्छी जगह पिंच किया। मैं जब ग्रुप डी के बच्चों के साथ रहता था, ग्रुप डी भी एक अच्छी नौकरी है, पर ग्रुप डी के बच्चों के साथ रहता तब मेरी मानसिकता सिर्फ ग्रुप डी तक थी। फिर मैंने उन बच्चों का संग छोड़ दिया, रेलवे ग्रुप डी के बच्चों का, और फिर मैं अकेले में रहा। फिर मैंने पाया कि मैं कुछ और भी अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे लगा सीजीएल इज द वन ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड प्रूव माई सेल्फ एज वेल। तो इनकम टैक्स बनने जैसा कोई मतलब वो नहीं था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, मुझे कहीं बस पहुंचना था, क्योंकि मेरा मोटिवेशन मेरे माता पिता थे, कोई पद नहीं था। तो वो तो ऐसे ही पहुंच गया मैं, रैंक आया उसके हिसाब से हो गई। पर अदरवाइज देखा जाए तो मतलब अगर आप अपने आसपास के लोग कैसे जमा करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अपनी संगति अच्छी रखिएगा, छोटे सोचने वाले लोगों से दूर रहिएगा। वो गलत नहीं है, मैं भी, पर हाँ इतना बता देता हूँ, उनका असर आप पे जरूर होने वाला है। आप बड़ा बन जाइए, बड़ा सोच लीजिए, फिर उनके साथ रहिए, फिर वो कैसे बचाए ऐसे क्षेत्र में, आप अपने आप को कैसे बचाए? सर्कल जो है कि सबका होता है, संगति कुसंगति, तो खैर आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया? आखिर में कैसे अपने आप को सबसे अलग रखते हुए इतनी अच्छी तैयारी बिना कोई कोचिंग क्लास के खुद से पढ़ते हुए करी? तो इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको बचना है तो बच जाइएगा। अगर आपके पास इंटरेस्ट डिजायर है तो अपने आप ही आपके पास कोई ना कोई बहाना अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए तो मतलब सभी समझदार होते हैं। अगर गलत करने के लिए आपके पास बहाने हैं तो अच्छे करने के लिए बहाने होने ही चाहिए। और दूसरी बात ये कहूंगा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि मैंने 8 सालों के दौरान, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, पर 8 सालों में मैंने कभी कोई फोटो नहीं पोस्ट की है। गुरु ये इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं चलाते हैं, देख लो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसे नहीं बनते हैं। फेसबुक सेक्रीफाइस देखो इनका। फेसबुक मैंने बनाया है, अब बनाया था, मतलब रिजल्ट आने के 2 महीने पहले ही मैंने फेसबुक बनाया था कि मुझे रिजल्ट अपना पोस्ट करना था उस पे। रिजल्ट और बधाइयों का तांता लगे। हाँ सिर्फ, हाँ आप ये कह सकते हैं, मतलब एक बड़ा गंदा इंटेंशन था मेरा। पर हाँ मैंने सिर्फ उसी लिए बनाया था। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, किसी की सुनी हुई बात है, सुनी हुई क्या, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है। आप चौराहे की चर्चा तभी बनिएगा जब आप चौराहे पे खड़े नहीं रहिएगा। आप है ना सोशल मीडिया का सेंसेशन तभी बनिएगा जब आप सोशल मीडिया पे हर समय एक्टिव नहीं रहिएगा। आप मीडिया का सेंसेशन तभी बनिएगा जब आपको मीडिया नहीं चाहिए। आप अगर डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, विश्वास कीजिए, चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए। विस्फोट होने वाला है, भयानक होगा वो भयानक होगा, वो शानदार होगा, वो लोग देखेंगे। अगर आप नुक्कड़ चौराहों पे नहीं है तो चौराहों के चर्चे आपके होंगे ही होंगे। चौराहों पे लोग आपके चर्चा करेंगे ही करेंगे, फिक्स है, विश्वास रखिए। ये जो चयनित हैं 2020 के बैच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर, ये हमारे मित्र हैं और हमारे साथ बैठे हुए रंजन जी, जो कि हमारे मित्र हैं और ये भी हमारे मित्र हैं। तो आमतौर पर आजकल के जो युवा होते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल होता है तैयारी को लेकर के, शुरुआत में जो कन्फ्यूज़न होता है, तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कोचिंग क्लासेस कहाँ से लें, तो इन सब के विषय में इनसे कुछ पूछते हैं। इन्होंने जो सफलता पाई है, कैसे पाया, और उनके पीछे मतलब इनका कैसा संघर्ष है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए सौरभ जी, कैसा लग रहा है अभी, क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब इस नौकरी को पाने के बाद आगे भी कुछ लक्ष्य है या फिर यहाँ पर थम जाना है अब? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि थमने की बात, तो अगर आप पानी है तो आपको बहते रहना पड़ेगा ताज़ा रहने के लिए। ठीक है, जो थम गया सुगंधा है, तो वो तो आपको करता ही रहना पड़ेगा। आप चाहे कहीं भी इम्प्रूव कीजिए, कहीं भी एक्सेल कीजिए, पर करते रहिए, मतलब इन द सेंस। गुरु इसके आगे तो यूपीएससी है, फिर ये कोई एग्जाम तो होता नहीं सीजीएल के आगे, फिर तो यूपीएससी है। अब क्या अगला लक्ष्य यूपीएससी है आपका? इट शुड बी सिगरेट अंटिल इट इज सक्सेस। तो मैं कह तो नहीं सकता क्या है क्या नहीं है, हम देखिए 2 सालों के बाद क्या होता है, 3 सालों के बाद क्या होता है। पर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मैं लगे जरूर रहूंगा। आप लोगों की आशीर्वाद रहा तो मैं लगे रहूंगा तब तक, जब तक है जान। आपको कैसा लग रहा है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शानदार लग रहा है। ये अनुभव सच में शानदार होता है। आप जब तैयारी करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपकी तैयारी यहाँ तक जाएगी। जैसे कोई भी कस्तूरी ये नहीं बता सकती कि उसकी सुगंध कहाँ तक जाएगी। कोई भी रोशनी ये नहीं बता सकती कि वो उसकी किरणें कहाँ तक जाएगी। आपकी तैयारी नहीं बता सकती कहाँ तक जाएगी, आप बस करते रहिए, बहुत शानदार जाती है। जैसे कि भाई ने मुझे खोजा, ठीक है, तो तो ये शायद तैयारी का ही कमाल था, ठीक है, और भाई के प्यार का कमाल था कि भाई मुझे खोज रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके कोई पुराने मित्र, साथी, जिनसे आप चूँकि तैयारी में हैं तो आप मिल तो नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर दूर हो जाते हैं और फिर वो आपको खोजते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो आपको इसलिए खोज रहे थे क्योंकि आपने मेहनत की थी। तो बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद सौरभ जी। और जो युवा एग्ज़ाम को देख कर के परेशान हो चुके हैं, कई-कई युवा को देखा जा रहा है कि अगर थोड़ा-सा नंबर से मिस हो रहा है, वो अपना तैयारी छोड़ रहे हैं धीरे-धीरे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट बंदा था। 7,000 सेलेक्ट हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में, 8,000 किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर बाकी का क्या, जो 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाते हैं। भाई मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मे बी यू आर नॉट फिट फॉर इट। ठीक है, अगर शेर मांस की जगह घास खाए तो उसके लिए फिट नहीं होगा।
आप शायद इसके लिए ना फिट हो, कहीं और फिट होगे। पहली बात तो खुद पे डाउट मत करना। बहुत लोग इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाते हैं, बहुत लोग खुद पे शक करने लग जाते हैं। याद रखिएगा, चांद का समय चांद के चमकने का होता है, सूरज का समय सूरज के चमकने का होता है। सूरज के समय ना चांद चमक सकता है, ना चांद के समय सूरज। याद रखिए, आप कुछ और के लिए बने, बस खोजिए उसको, एक इंटेंस डिजायर के साथ खोजिए। मैं इतना कह सकता हूं, अगर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं है, शायद आपके अंदर में कोई है जो नहीं चाहता होगा इसे उतनी मन से, और कुछ और शानदार है जो आपके लिए है। मैं जब 2017 में 0.5 मार्क्स से इससे छूटा था, तो किसी ने मुझे बताया था कि अगर तुम हारे हो तो पक्का कोई और बड़ी सफलता तुम्हारे हाथ में है, और शायद सत्य है ये बात। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने, जो लोग अभी हारे हैं, शायद 10 साल बाद मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, या कोई और उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि वो लोग और कुछ शानदार करेंगे। बस उन्हें लगे रहना चाहिए, लगन के साथ, जो उनकी इच्छा है उनके साथ। हजारों चीजें हैं दुनिया में, सच में दुनिया में हजारों चीजें हैं। गुरु देखिए, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये तो आम तौर पर मुलाकात है कि हम लोग सारे मित्र मिले हैं। तो कुछ प्रश्न जो कि डाउटफुल है, हम लोग भी जानना चाहते थे, या फिर आजकल के जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं वो जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये छोटा सा वीडियो शूट किया। बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप, हम पहाड़ पे बैठे हुए हैं और खुद के मस्ती के लिए आए हुए हैं। और सामने खुद गंगा है, और बहुत सामने शानदार है, सामने जबरदस्त उत्तर वाहिनी सनसेट है गंगा सर। है। उसके सामने हमारा कॉलेज है जहाँ हमने पढ़ाई की है, और आज हमारे मित्र इसी गंगा किनारे रह के, पढ़ के, खुद से सेल्फ स्टडी करके अपना परिवार घर चलाते हुए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2020 के बैच में चयनित हुए हैं। देखिए, अगर देखें तो ये छोटी बात नहीं है। युवा जाते हैं दिल्ली, पटना जाके तैयारी करते हैं, बहुत दिन दिन तक तैयारी करते हैं। उनका थोड़े से मार्क्स के लिए किसी किन्हीं का बच जाता है, कोई बीच में तैयारी छोड़ देते हैं। तो एक रूटीन बना करके लगातार 7 साल 8 साल किसी चीज़ के पीछे देने से सफलता मिलेगी भैया, बस आप लगे रहो। खैर, ये सब चीज़ के लिए आपको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, ऐसा सौरभ जी बोले अभी। आपको दिल में एक आग लगानी पड़ेगी परमानेंट वाली, और वो चीज़ आपके घर के माहौल में अगर दिखेगा तो ज़्यादा बेहतर है। घर के माहौल को देखें, अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी को देखें, देखें कि हमको ये जॉब क्यों चाहिए। वो चीज़ को आप ऑब्जर्व करें, गौर करें कि हमको ये क्यों चाहिए। कभी उस चीज़ को लिखें, कोरे कागज़ पर लिखें स्याही से, फिर उसके ऊपर लगें, हो सकता है कि आपको सफलता मिले फिर। तो सौरभ जी, अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो भी युवा अभी तैयारी में लगे हुए हैं, दिलो जान से पूरा मोटिवेट हैं, तो उनका ये मोटिवेशन कैसे बना रहे, वो तैयारी में लगातार कैसे लगे रहें, ताकि उनको थोड़ी मोड़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी ज़्यादा हताश ना हो, तैयारी में लगे रहें। तो उनके बारे में कुछ बताएं आप। मैं बस इसको एक बात ये कहूँगा, पहली बात, असफलता आएंगी, ये कटु सत्य है। असफलताएं आएंगी, ये कटु सत्य है, ठीक है। और असफलता के बाद सफलता आएगी, ये भी कटु सत्य है। मैं फिर कहूंगा कि असफलता आएंगी, ये कटु सत्य है, आके रहेंगी। असफलताओं के बाद सफलता आएगी, ये भी कटु सत्य है, आके भी रहेगी। इस बात को बस बहुत दृढ़ता से विश्वास कीजिएगा। आप जिसमें चल रहे हो वो एक गुफा है, जिसका सिर्फ एक छोर है और जो थोड़ी दूर और है। आपको तब तक सिर्फ अंधेरा मिलेगा, पर जिस दिन रोशनी मिलेगी उसके बाद एक नया जहां मिलेगा। मैं अभी वही अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। लगे रहिए भाई, लगे रहिए। शायद कुछ दिनों में मैं इस इंटरव्यू को देखने वालों का अखबार में नाम पढ़ूंगा और उस दिन मैं खुश होऊंगा। लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, धन्यवाद।